ऑल ऑफ यू। तो अब हम अपना नेक्स्ट इसी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा? डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखो, हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में डेफिनेशंस देखी, ठीक है, उसका स्कोप देखा, अन्य जितने भी हमारे सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं उनके साथ उनका रिलेशन देखा। तो अभी तक आपको एक बेसिक जो चीज़ होती है वो तो समझ में आ गई होगी पॉलिटिकल ज्योग्राफी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को आप पॉलिटिकल जो साइंस है उसी से रिलेट करके देखेंगे, तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आएंगी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखिए, जो हर सब्जेक्ट होता है उसके विकास का एक अलग क्रम होता है, उसका एक क्रमिक रूप होता है जिसमें उसका विकास होता है। यही प्रक्रिया हमारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी की चली है कि क्रमिक रूप में इसका विकास होता गया है। देखो, राजनीतिक भूगोल का अध्ययन 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन माना गया है कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो अध्ययन है ये लगभग 2000 वर्ष से अधिक प्राचीन है, मतलब इससे पहले से भी इसको पढ़ा जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये हमारे अस्तित्व में बाद में आया है तो हम लोगों ने इसे बाद में पढ़ा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसका अध्ययन शुरू हो गया था कब? 2000 वर्ष पहले इसका अध्ययन स्टार्ट हो चुका था। लेकिन क्या हुआ कि इसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो एक विशिष्ट विषय के रूप में हम देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी में ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, तो अध्ययन तो इसका 2000 वर्ष पहले से चला आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जो इसका वर्तमान स्वरूप है, जो वर्तमान में इसका स्वरूप बना हुआ है, वो स्वरूप हमारा कब बन के आया? 19वीं सदी। 19वीं सदी से क्या हुआ, इसका जो एक अलग विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाने लगा। इससे पहले राजनीतिक भूगोल जो था वो मानव भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था, ये हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अगर देखें तो राजनीतिक भूगोल की विकास की जो प्रक्रिया है वो 3 वर्गों में विभाजित की गई है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो विकास हुआ है उस विकास क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। 3 क्रम बताए हैं, 3 भागों के अंतर्गत 3 वर्गों में इसको विभक्त किया है। पहला वर्ग है हमारा वातावरण संबंधों का अध्ययन। पहला आता है वातावरण संबंधों का अध्ययन। देखिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो विकास हुआ है वो किन 3 चरणों से होकर गया है उनको हम देखेंगे। दूसरा इसमें देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेशनल पावर। ठीक, और जो तीसरा जो क्रम आता है वो आता है राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन, क्षेत्रों का अध्ययन। देखिए, हर जो एक चीज़ होती है जिसकी जो शुरुआत होती है वो बहुत बेसिक से शुरुआत होती है उसकी, और फिर उसी के आधार पर उसका विकास होता जाता है। जैसे हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी का देखें कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमने बात की कि सबसे पहले वातावरण संबंधों का अध्ययन शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन शुरू हुआ, उसके बाद लास्ट में राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन आया, जिससे हमारा क्या बन गया? पॉलिटिकल ज्योग्राफी बन गया। क्लियर हुई ये चीज़? अब हम एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे, जैसे वातावरण संबंधों का अध्ययन। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से समझने वाली चीज़ है तो हम इसको समझते हुए चलेंगे। वातावरण संबंधों का अध्ययन, ठीक है। देखिए, वातावरण संबंधों का अध्ययन से आप क्या समझ रहे हैं? वातावरण का मानव के साथ क्या संबंध है, मतलब वातावरण का संबंध। देखिए, सबसे पहले मानव जो समुदाय है, एक बहुत ही प्राचीन यूनानी दार्शनिक हुए थे हमारे, कौन से? हिप्पोक्रेटस।
हिप्पोक्रेटस ने बताया कि जो प्राकृतिक वातावरण और मानव विकास के संबंध में इन्होंने सबसे पहले विचार किया। ठीक, जो हिप्पोक्रेटस थे, देखो मानव और वातावरण, ये जो हमारा वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसके साथ मानव का संबंध, इसमें आप लोगों ने सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, एक कंसेप्ट आता है अपना। ठीक है, एक होता है निश्चयवाद, एक होता है संभववाद, एक होता है नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या हुआ था कि भाई जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो पावरफुल होता है, वो अपने अनुसार मनुष्यों को ढाल लेता है। ये चीज़ होती है उसमें कि इसमें पर्यावरण जो होता है वो पावरफुल होता है। जिस तरीके का हमारा क्लाइमेट या फिर जो जिस तरीके का हमारा वातावरण होगा, जो वहाँ का जो एक तरीके की कंडीशंस होंगी, उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट होता था। लेकिन संभववादी कहते थे कि जो मानव है वो अपने अनुसार पर्यावरण को ढाल लेता है। लेकिन निश्चयवाद कहता था कि पर्यावरण इम्पोर्टेंट है, ये कहता था मानव इम्पोर्टेंट है। ये कहता था अगर पर्यावरण अपने आप में बदलाव ले आए तो मनुष्य को नष्ट कर सकता है। लेकिन संभववादवादी जो विचारधारा थी वो कहती थी कि अगर क्या हो, मान ली संभववाद कहते थे कि जो अगर मनुष्य चाहे तो वो पर्यावरण में बदलाव कर सकता है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे कि आजकल इतना ज़्यादा डेवलपमेंट मनुष्य कर रहा है, वनों को काट रहा है, तो उसका प्रभाव भी तो मनुष्य के ऊपर, दुष्प्रभाव भी तो पड़ रहा है धीरे धीरे। और नवनिश्चयवादी होते हैं जो कहते हैं कि पर्यावरण का मानव के साथ और मानव का पर्यावरण के साथ एक अनुकूलतम संबंध होता है, जिससे एक प्रक्रिया चलती रहती है। ये चीज़ें क्लियर हुई। इसी प्रकार से हमने देखा कि वातावरण का संबंध, सबसे पहले जो अध्ययन शुरू हुआ था वो शुरू हुआ वातावरण के साथ मनुष्य का क्या संबंध है। ठीक है, इसमें एक विद्वान और हुए थे, कौन, हमारे अरस्तु साहब। अरस्तु या फिर हम इसको एरिस्टोटल भी बोलते हैं, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स बुक्स में इन्होंने बताया कि ठंडे क्षेत्रों, जो ठंडे क्षेत्र हैं, विशेषकर जो यूरोप वाले जो क्षेत्र हैं, क्योंकि वो ठंडे हैं, यूरोप क्योंकि ठंडा क्षेत्र है। अरस्तु कहते हैं कि यूरोप, जो विशेषकर यूरोप के निवासी जो ठंडा क्षेत्र है, वो बहुत उत्साहित होते हैं। देखो क्लाइमेट का असर पड़ता है। आप पहाड़ी एरिया में जो लोग देखेंगे कि वो दौड़ने की क्षमता, पहाड़ों पर चढ़ने की क्षमता, यानी कि उनके जो घुटने होते हैं वो कितने मजबूत होते हैं, वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल के रखते हैं। ऐसे ही अपने यहाँ के एरिया को देखें तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि उस तरीके ओशंस के पास के जो लोग होते हैं वो आलसी होते हैं। तो ये सारी की सारी डिपेंड करती है कंडीशन किस पर, हमारे वातावरण के ऊपर। क्लियर हुई इतनी चीज़? ठीक है, वातावरण से संबंधित। ठीक है, वातावरण में ये चीज़ देखी थी हमने कि भाई वातावरण जो होता है मनुष्य को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है, और या फिर मनुष्य जो होता है अपने अकॉर्डिंग वातावरण को बना लेता है। आप देखिए कि जो एस्किमो जनजाति के बारे में आपने सुना होगा, वो कितने ठंडे इलाके में रहती है, इतना ठंडा एरिया होता है, और लेकिन वो वहाँ भी सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो उसी अनुसार ढल चुकी है। अगर आप उनको हमारे वाले क्षेत्र में या फिर थोड़ा सा दक्षिण में लेके आएंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर अपन जो हम सब लोग हैं, हम लोग अगर वहाँ जाते हैं साइबेरिया वाले क्षेत्र में, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो एक बॉडी का जो एक टेम्परेचर होता है, जो बॉडी की जो कंडीशंस होती हैं वो उसके अनुकूल ढल जाती है। तो वातावरण का संबंध समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी कौन सी चीज़ें? राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन। दूसरी चीज़ थी इसमें, दूसरा पॉइंट था राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन। राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन। देखिए, राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक भूगोल में हमने देखा
कि हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन करते हैं हम, उसमें हम क्या देखते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की चीज़ें हम उसमें देखते हैं। इसके अंतर्गत हम उन सभी कारणों का विश्लेषण करते हैं जो राज्य और क्षेत्र की राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए रेडजल कहते हैं, राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन के अंदर एक विद्वान हुए थे हमारे, कौन से, रेडजल। रेडजल कहते हैं, रेडजल थे जो रीटर की मृत्यु के बाद में आए थे ये, और ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में 20 साल तक प्रोफेसर रहे थे रेडजल। कौन सी, लिपजिंग विश्वविद्यालय में। ये इन्होंने एक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया, इन्होंने डार्विन द्वारा प्रतिपादित जो जीव विकास का सिद्धांत था उसी के आधार पर एक सिद्धांत दिया था, ऑर्गेनिक स्टेट। ऑर्गेनिक स्टेट इनके अनुसार क्या था कि जो राज्य है वो एक जीव है जो स्थान के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। रेडजल कहते हैं कि जो राज्य होता है, जो राज्य होता है वो एक जीव की तरह होता है, ऑर्गेनिक मतलब जीव ही होता है, वो एक जीव की तरह होता है और अपने आप को जीवित रखने के लिए वो निरंतर संघर्ष करता रहता है। ठीक है, और रेडजल ने राज्य के विकास के 7 नियम बताए। रेडजल ने बताया कि राज्य का जो विकास होता है उसके लिए 7 नियम होने चाहिए। अब वो नियम कौन कौन से हैं 7, हम उनको देखेंगे। ठीक है, पहला नियम देखिए इसके अंदर कि संस्कृति के विकास के साथ राज्य का क्षेत्र विकसित होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर कोई संस्कृति विकसित हो गई। संस्कृति विकसित मतलब कोई एक भाषा या फिर आप देखेंगे कि एक जाति का विकास हो गया, और उसी जाति के विकास से क्या हुआ, हमारे इस राज्य के पूरे क्षेत्र का विकास होता चला जाता है। दूसरा कि राज्य का विकास जो है वो अन्य विकास जैसे कि क्या होते हैं हमारे, व्यापार, विचारधारा, मशीनरी आदि जितनी भी क्रियाएं होती है इनसे भी राज्य का विकास होता है। एक तो संस्कृति का विकास होने से राज्य का विकास होता है, एक व्यापार, मशीनरी, विचारधारा की वजह से राज्य का विकास होता है। तीसरा कि राज्य जो होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को सम्मिलित कर विस्तार करता रहता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके वो विस्तार करता रहता है। क्या करता है, विस्तार करता है। ठीक है भाई, उसके अलावा देखिए सारी चीज़ें बेसिक्स है, ये आप एक बार बुक्स में पढ़ेंगे इसको और ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इसमें आपको बस थ्योरी लिखनी है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि सीमांत राज्य रूपी जीव का बाहरी भाग होता है। जैसे एक राज्य है इसका और दूसरा राज्य ये है, तो इन दोनों का जो ये वाला क्षेत्र होता है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, सीमांत। मतलब इसमें इसका भी अधिकार होता है और इसका भी अधिकार होता है, तो ये वाला क्षेत्र हमारा कौन सा कहलाया, सीमांत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो सीमांत क्षेत्र राज्य रूपी जीव का जो बाहरी भाग है जिससे राज्य का विकास होता है, परिवर्तन होता है और शक्ति का मान होता है। क्लियर हुई चीज। 5वां पॉइंट देखिए कि राज्य अपने विकास काल में अनेक उपयोगी क्षेत्र जैसे कृषि प्रदेश हो गया, खनिज प्रदेश, सामुद्रिक तट आदि को भी सम्मिलित इसके अंदर करता है। ये सारी चीज़ें जो थी ये क्या थी हमारी, कि एक राज्य के विकास होने में, एक राज्य का डेवलपमेंट होने में कौन कौन से नियम जरूरी होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। ये देखिए अभी हमने 2 पॉइंट देख लिए, कौन कौन से हमारे 2 पॉइंट कौन कौन से थे। एक तो था वातावरण संबंधों का अध्ययन, एक राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन। राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन से मतलब वही है। अब रेडजल ने अपनी एक बुक लिख दी, रेडजल ने एक बुक लिखी पॉलिटिकल ज्योग्राफी करके, और इसी को वास्तव में राजनीतिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जो कौन सी थी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। किसने लिखी थी, रेडजल ने लिखी थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपकी कि भाई कैसे कैसे जो है इनका विकास होता जाता है।
नेक्स्ट इसी के अंदर चीज़ें आएंगी कौन सी हमारी, इसी के अंदर एक चीज़ और आती है जियो पॉलिटिक्स, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो ये जो राष्ट्रीय शक्ति वाला जो अध्ययन है ना, इसी के अंदर आएगा जियो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। इतनी चीज़ को समझना, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।